तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 10th के मैथ की एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो वीडियो होगी तीसरे चैप्टर के ऊपर होगी, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका नाम है। अब ध्यान दें, इस वीडियो में हम केवल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। हम इन सब क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला कॉन्सेप्ट हम इसमें से ही देख लेते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण में मैं आपको बताऊं, एक होता है LHS और एक होता है बराबर का चिन्ह और एक होता है RHS। इस तरह से एक समीकरण बनता है। अब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था बहुपद के बारे में। बहुपद को जब हम लिखते थे AX² + BX + C, इस तरह से लिखते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब तक इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा तब तक ये समीकरण नहीं बनेगा, समीकरण नहीं होगा। ये क्या होगा? ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा, मतलब व्यंजक होगा, केवल व्यंजक होगा, एक समीकरण नहीं बनेगा। समीकरण कब बनेगा? जब इसमें बराबर का चिन्ह लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि बराबर का चिन्ह जब हम लगा देते हैं तब हम उसको हल करते हैं और हल करके एक वैल्यू प्राप्त करते हैं। जो वैल्यू हम हल करके बहुपद की प्राप्त करते हैं वो तो निकल के आते हैं शून्यक। अब समीकरण में हम समीकरण किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करी गई है रैखिक समीकरण की, तो इसे हम रैखिक क्यों बोल रहे हैं? रैखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं? अगर हम एक टर्म में बोले तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। डिग्री हम पहले पढ़ चुके हैं। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को डिग्री कहते हैं। और रैखिक समीकरण में जो चर हम यूज़ करेंगे उसकी सबसे बड़ी घात जो होगी उसको हम डिग्री कहेंगे समीकरण की। अब क्या है, अब हम दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं रैखिक समीकरण, इसे यूँ बोल रहे हैं, इसे रैखिक इसलिए बोल रहे हैं जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक सीधी रेखा होगा। ग्राफ कैसा होगा? सीधी रेखा होगा। अब ध्यान दें फ्रेंड्स, कोई रैखिक समीकरण अगर हम लें जिसमें दो चर यूज हों, दो चर प्रयोग हुए हों। अब दो चर कैसे हो सकते हैं? दो चर के बारे में आपको बता देता हूँ। दो चर जैसे x, y। चर का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। अब अगर हम दो चर वाली एक समीकरण लिखें तो वो किस प्रकार होगी? AX + BY, रैखिक ही अगर हम लिखें, +C = 0। इस तरह से ये एक समीकरण है रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हैं। चर कौन कौन से हैं? एक है y और एक है x। अब ध्यान दें, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं, जैसे 2 रख दें, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली कुछ निकल के आ जाएगी। अगर a और b वास्तविक संख्याएं हैं तो, जैसे कि a माने 1, जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे 2x और 3y और 0 = 0। इस तरह का
कोई समीकरण, रैखिक समीकरण लिखा है और अगर हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। प्रत्येक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग होगी। इस तरह से इसके कितने कितने हल निकल आएंगे, हम इसके हल मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके अनेक सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। इस तरह से 2x + 3y + 0 = 0। अगर इसमें हम x की वैल्यू रख दें और x की वैल्यू कुछ भी रखें, उसके लिए y की वैल्यू अलग होगी। इस तरह से इसके अनेक हल निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो अगर हमें इनकी निश्चित वैल्यू चाहिए तो हमें एक और समीकरण की आवश्यकता होगी, जैसे 3x + 4y = 0। इसलिए क्योंकि इसके अनेक हल होते हैं, अगर हम इसको अकेला सॉल्व करते हैं, अकेले सॉल्व करने पर इसके अनेक हल होते हैं, इसीलिए हमें दो समीकरण की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसके हम युग्म को हल करते हैं, युग्म को हल करते हैं। किस लिए, जिससे कि x, y की निश्चित वैल्यू निकल के आ जाए, निश्चित वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक है, चलो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इससे हम समझ गए कि क्यों हम रैखिक समीकरण के युग्म को हल करते हैं, ना कि सिंगल रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, अभी हमने समझा समीकरण और समीकरण युग्म क्यों लेते हैं। अब देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म की जनरल फॉर्म हम पहले देख लेते हैं, सामान्य रूप। सामान्य रूप, तो इसका सामान्य रूप एक समीकरण होगी हमारी, एक समीकरण का हमने रैखिक समीकरण का सामान्य रूप इस प्रकार होता है, by + c = 0। अब हमें दो समीकरण दी गई हैं। अब इनमें पहचान करने के लिए हम क्या कर देते हैं, a1 कर देते हैं, a के नीचे a1, b के नीचे b1 और c के नीचे c1 पहली समीकरण में। और दूसरी समीकरण में क्या कर देते हैं, a के नीचे a2, b के नीचे v2 कर देते हैं, c के नीचे 2 कर देते हैं। तो ये हो जाती है हमारी दूसरी समीकरण। ये हो गया हमारी समीकरण के युग्म का जर्नल रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम इसे बोलते हैं तो ये वो है। चलो, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये समीकरण युग्म है और हमें इसी को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने की कई विधियां होती हैं, सॉल्व करने की विधियां। अब सॉल्व करने की विधियां किस प्रकार हैं। अब जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज आएगी, जैसे जैसे प्रश्नावली आएगी, जिस तरह के क्वेश्चन होंगे, उससे पहले हम जो विधि उस मतलब की प्रश्नावली में यूज होगी, उससे पहले हम उस विधि को सीख लेंगे। अभी हमारा जो पहली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.1 है, उसमें ग्राफ विधि का वर्णन है, ग्राफ विधि के बारे में उसमें बताया गया है। तो हम सॉल्व करने की विधियां जो होती हैं, उसमें पहली होती है ग्राफ विधि। ग्राफ विधि से हम दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लें और x और y की वैल्यू निकाल लें। फिर दूसरी आती है हमारी बीजगणितीय विधियां आती हैं, जिसमें पहली होती है प्रतिस्थापन, दूसरी होती है विलोपन। विलोपन अगर हम बोलें, विलोपन। और तीसरी होती है वज्रगुणन। इस तरह की विधि होती हैं, इनसे हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं दोनों समीकरण को। तो अब हम देखते हैं ग्राफ विधि के बारे में।
तो अभी हमें क्या समझना है, ग्राफ विधि पे हमें फोकस करना है, ग्राफ मेथड पर। ठीक है, तो पहले मैं इसका एक जल्दी से एक एग्जांपल लेके और उसका ग्राफ बना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ग्राफ मेथड समझने के लिए ग्राफ को बना लिया है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने किस प्रकार बनाया है। इसमें दो समीकरण हमने ली हैं जो रैखिक समीकरण हैं और ये मिलकर एक युग्म बना रही हैं। अब ध्यान दें कि रैखिक समीकरण हैं। अब यहाँ पर इनके मैंने अलग अलग मान निकाले हैं। जैसे x की वैल्यू कुछ रखने पर इस समीकरण में ही y की वैल्यू क्या आती है, और एक बार मैंने 0 रखा है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार मैंने 6 रखा है तो y की वैल्यू 0 आ रही है। और इसी तरह से दूसरे समीकरण में जब मैंने x और y के मान निकाले हैं तो जब मैंने x बराबर 0 रखा है तो -4 आ रही है y की वैल्यू, और जब मैंने x बराबर 3 रखा है इस समीकरण में दूसरे में, ये समीकरण 2 के लिए है, समीकरण 2 के लिए है, और ये समीकरण 1 के लिए है। ठीक है, तो इसमें जब मैं मतलब x की वैल्यू रखता हूँ तो ये वैल्यू मुझे y की प्राप्त होती है, और इसी प्रकार इस वाले में मतलब इस वाले समीकरण में जब मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो ये वैल्यू मुझे प्राप्त होती है। अब इन्हीं वैल्यू से इनके अलग अलग मैंने ग्राफ बनाए। जब मैंने ग्राफ खींचा तो क्योंकि ये रैखिक समीकरण है तो इसका ग्राफ तो हमें पता है कि एक सीधी रेखा होना चाहिए। अब देखो ये जो ग्राफ है इसमें 0,2 मतलब x बराबर 0 और y बराबर 2, तो ये इस पॉइंट की बात हो रही है 0,2 की। और एक पॉइंट है 0 मतलब 6,0 6,0, ये है ये पॉइंट। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो इसका मतलब समीकरण 1 का x + 3y = 6 ये ग्राफ बन जाता है। और इसी प्रकार जब हम इन पॉइंट्स को इस पर बनाते हैं संख्या रेखा मतलब इस पर ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो इस तरह से प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा इसका भी प्राप्त होता है। तो ये है हमारा समीकरण 2x + 3y = 12 का ग्राफ। अब ये पॉइंट ऐसे हम समझें जैसा कि बुक में दिया गया है PQ, ये पॉइंट है हमारा 3,-2 और ये पॉइंट है हमारा 0,-4 जैसा कि मैंने लिख भी दिया है एक बार। अब अगर मैं इस पॉइंट से लाइन को आगे बढ़ाता जाऊं तो ये यहाँ पर 6,0 पर आपस में एक दूसरे को काटेंगी। अब ध्यान दें जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट पर x और y की वैल्यू जो होती है अद्वितीय होती है, और वही जो होता है समीकरण की हल होती है। दोनों समीकरणों के लिए x और y की वैल्यू इस तरह से क्या होंगी, यहाँ समान होंगी, और ये क्या होंगे हमारे युग्म की हल होंगी। ठीक है, यही हमारे सॉल्यूशन होंगी और हमारा एक हल होंगी। अब ध्यान दें जैसा कि हमने देखा इस समीकरण में लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी। तो इस तरह से हमें कितने हल प्राप्त होंगे, एक हल। x और y की जो वैल्यू होगी एक ही जगह तो एक जैसी होंगी। y के लिए मतलब इस वाले समीकरण 1 के लिए जो x और y की वैल्यू होंगी और इस समीकरण के लिए समीकरण 2 के लिए x और y की वैल्यू जो होंगी इस पॉइंट पर ही तो समान होंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसके हमें एक हल प्राप्त हुआ। कितने हल, एक हल। और जब हम अगर कोई लाइन अगर हम देखें कि लाइन ऐसे करके ये समीकरण 1 हो और ये समीकरण 2 हो, अगर वो समांतर हो एक दूसरे को काटे ही ना, तो हम
देखेंगे कि उसमें कोई भी कॉमन x और y की वैल्यू नहीं होंगी, समान x और y की वैल्यू नहीं होंगी। इस तरह से उसके एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब समांतर हो। कौन? ग्राफ। जब दोनों रेखाएं मतलब दोनों समीकरणों के ग्राफ समांतर हों तो एक भी हल नहीं होगा। और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन ये है एक समीकरण की और उसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए, समीकरण 2, तो ये तो संपाती हो गए, मतलब तराव ऊपर हो गए, एक के ऊपर एक हो गए, संपाती हो गए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब लाइंस एक के ऊपर एक आ जाती हैं, संपाती हो जाती हैं इस तरह से, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अनंत हल होते हैं। क्योंकि अनंत, हमें अनंत जो है अनेक वैल्यू प्राप्त होंगी एक्स और वाई, जहाँ पे कॉमन होंगी, समान वैल्यू प्राप्त होंगी एक्स और वाई की दोनों समीकरण में। इसी तरह से क्या होगा कि जैसे हम समीकरण 1 में 0 रखेंगे तो और उसमें ही हमें y की वैल्यू 5 प्राप्त होगी, तो इसी तरह से समीकरण 2 में भी 0 रखने पर और y की वैल्यू 5 ही हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा, हमारा समीकरण जो है मतलब हमारे समीकरण के जो ग्राफ होंगे वो संपाती हो जाएंगे। जब संपाती हो जाएंगे तो हमें अनेक हल प्राप्त होंगे। तो अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कि जब लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो एक हल होगा, अगर समांतर हो तो एक भी हल नहीं होगा, अगर संपाती हो तो अनेक हल होगा। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है संगत और असंगत का, जो कि हमें ज्ञात भी करना है। अब संगत और असंगत किस प्रकार होता है, यदि समीकरण युग्म के एक हल हो, युग्म के एक हल हो या अनेक हो, तो वो तो होगा संगत युग्म। अगर युग्म का एक भी हल ना हो तो वो होता है असंगत युग्म। एक भी हल ना हो तो वो होता है असंगत युग्म। कृपया आप जो है मतलब फ्रेंड्स, आप मेरी लैंग्वेज पर और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कृपया उस पर ध्यान दें। अगर मेरी राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो उसे थोड़ा इग्नोर करें और उसे मतलब जो समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि संगत और असंगत के बारे में। तो संगत में क्या होता है, संगत युग्म कौन सा होगा, जिसमें एक हल हो या अनेक हल हो, मतलब हल होना चाहिए। असंगत क्या, जिसका एक भी हल ना हो, तो वो हो गया असंगत युग्म। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या देगा, दो समीकरण जैसे ये हैं हमारे, ये उदाहरण दरअसल क्या है, ये एग्जाम्पल 1 है, बुक का एग्जाम्पल 1 है, तो मैंने उसी को ले लिया है एज इट इज़। आप जो है बुक में चेक भी कर लीजिएगा क्लास 10th NCERT में। उसमें हमें दो समीकरण इस तरह से दे रखे होते हैं और उसमें पूछता है संगत या असंगत का पता लगाएं और ग्राफ से हल करें। अब संगत कब है, हमने देखा एक दूसरे को काट रही है तो मतलब इसका एक हल है, तो ये किस तरह से हो गए, जो युग्म है वो हो गया संगत। ठीक है। अब हम जो है ग्राफ मेथड को समझ गए। अब हर बार हम ग्राफ ना बनाएं, इसलिए हमें जो है एक शॉर्टकट हमें दे दिया गया है। शॉर्टकट कैसे दे दिया गया है, हम दोनों समीकरणों को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये जो समीकरण हैं आपस में संगत होंगे या अनेक हल होंगे या एक हल होगा या हल ही नहीं होगा, तो वो किस तरह से है, तो उसकी तरफ हम चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सामान्य रूप जब हम समीकरण युग्म का लिखते हैं, समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण युग्म का लिखते हैं, तो वो किस तरह से होता है, a1x v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो इसमें a b
सी तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। और क्या है फ्रेंड्स, कभी भी ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकती इसमें, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। और इसमें एक्स और वाई ये जो हमारे चर हैं, तो ऐसी हमें जो है कैलकुलेशन करके देख के पहले से ही हमारी बुक में दे दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी सिचुएशन, अगर आ जाए A1 डिवाइड बाई A2 और वो बराबर ना हो B1 बाई B2 के, तो उस स्थिति में केवल एक हल होते हैं समीकरण युग्म के, और रेखाएं, दोनों की रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, छेद करती हैं, और क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होता है, संगत होता है, ठीक है। अब ध्यान दें, अब हम कैसे करेंगे, समीकरण दिया होगा, उसमें A1 की वैल्यू दी होगी, A2 की वैल्यू समीकरण 2 में दी होगी, बट्टे में लिख देंगे और बराबर करके देखेंगे क्या ये बराबर है B1 बाई B2 के। अगर बराबर नहीं है तो हमारा एक हल होगा, केवल एक हल होगा, एक हल होगा, और रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी, और जो होगा मतलब जो होगा समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है A1 बाई A2 डिवाइड जो है V1 बाई V2 के बराबर हो जाए, पर C1 बाई C2 बराबर ना हो, जैसे कि ये C1 बाई C2 है, C1 और C2 है, अगर हम इसको बट्टे में लिख दें और ये बराबर ना हो, ये दोनों बराबर हो जाए, तो क्या होगा, तो इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। आप चेक कर लीजिएगा, रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं, और समांतर होती हैं तो उसके क्या होता है, उसका एक भी हल नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, जब एक भी हल नहीं है तो क्या है, समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है। अब अगर हमने ये देख लिया, अगर हम देखें A1 बाई A2 बराबर हो B1 बाई B2 के, और ये तीनों ही C1 बाई C2 बराबर हो जाए, अब इस स्थिति में क्या होता है, लाइन जो होती हैं एक के ऊपर एक होती हैं, मतलब समपाती होती हैं, रेखाएं, दोनों रेखाएं समपाती होंगी, और क्या होगा, समीकरण युग्म जो होगा, अब समपाती होगा तो पहले हम हल के बारे में जान लेते हैं। समपाती जब रेखाएं होती हैं तो उसके क्या होता है, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, और समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो आप ग्राफ बना सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग जो है वीडियो डाल देंगे, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, समीकरणों के ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके लिए हम वीडियो बना देंगे एक अलग। अब जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है हम समझ चुके हैं कि समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, समीकरण युग्म को ही हम सॉल्व क्यों करते हैं, और जो है हम मतलब कि एक अकेले समीकरण को, जैसे समीकरण एक है, इसको अकेले सॉल्व क्यों नहीं करते, और हम ग्राफ विधि समझ चुके हैं जो कि हमारे क्या होगा,
3.1 जो हमारी प्रश्नावली है उसमें यूज़ होगी। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेजर कॉन्सेप्ट था हमारा ख़त्म हो चुका है। अब खाली जो है विधियाँ रह गई हैं इन्हें सॉल्व करने की, समीकरणों को सॉल्व करने की विधियाँ रह गई हैं। तो अभी मैंने जो है एक विधि आपको बता दी है, जो है हमारी कौन सी, ग्राफ विधि। अब ग्राफ विधि से ही जो हमारे सवाल हैं वह हमारे प्रश्नावली 3.1 में। अब हम कल एक नई वीडियो बनाएंगे, जिसमें आएगी हमारी एक नई वीडियो जिसमें कि 3.1 जो प्रश्नावली होगी, और उसमें हम जो है ग्राफ से रिलेटेड सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके लिए समय से प्राप्त हों। नमस्कार।